ओके, तो 18 में क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोग के ओवरहेड तक के वेरिएंस हो गए ना, आई थिंक। ओके, अभी अपने को फाइंड करना है सेल्स एंड प्रॉफिट वेरिएंस। ओके, सेल्स वेरिएंस से स्टार्ट करते हैं। सेल्स वेरिएंस पे प्योर स्टैंडर्ड और एक्चुअल। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड सेल्स। ओके, फर्स्ट में लिखा है कि स्टैंडर्ड के हिसाब से 10,000 यूनिट था, 50 का प्राइस था, तो 5 लाख हो जाएगा। और एक्चुअल के हिसाब से 9,000 यूनिट 51.25 के हिसाब से। $461,250। तीन वेरिएंसेस फाइंड कर लो, पहले तीन। चलो, अभी लास्ट वेरिएंस अपने को फाइंड करना है, मार्जिन वेरिएंस। ओके, अभी मार्जिन वेरिएंस पे थोड़ा सा अपने को केयरफुल रहना है। 9,000 यूनिट अपना एक्चुअल क्वांटिटी है। एक्चुअल मार्जिन कैसे मिलता है, तो हमने फॉर्मूला सीखा था, एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है, तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है 51.25 और स्टैंडर्ड कॉस्ट अपने को कहाँ से मिलेगा, तो ये जो कॉस्ट दिया है ना टेबल में, मटेरियल से लेके सेमी वेरिएबल ओवरहेड तक, ठीक है, ये सबको ऐड करो। थ्री लाख ये दोनों को दिया है 10,000 यूनिट के लिए, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट मिलेगा। सेम वे मुझे एक्चुअल का भी बताओ, टोटल एक्चुअल कॉस्ट कितना है। बाय मिस्टेक आवर्स को ऐड मत कर देना उसमें। 3 लाख डिवाइडेड बाय एक्चुअल क्वांटिटी 4 तक बताओ। ओके, अभी देखो, यहाँ पे अपने को जो लेना है वो स्टैंडर्ड कॉस्ट लेना है, यानी कि 35.77 48 इंटू 9,000 39। ओके, प्योर स्टैंडर्ड के हिसाब से जो क्वांटिटी है वो है 10,000, ठीक है।
स्टैंडर्ड का मार्जिन यानी कि स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस 50, स्टैंडर्ड कॉस्ट 35.77, 14.23 into 10,000, ठीक है। तो ये अपने को मिला मार्जिन वेरिएंस। पहले 3 मार्जिन वेरिएंस फाइंड कर लो। Selection. ओके, इस पर हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड प्रॉफिट से। ये अपना स्टैंडर्ड प्रॉफिट 140 to 300। ठीक है, अभी जो भी हमने वेरिएंसेस फाइंड किया, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड, सेल्स, प्रॉफिट, ठीक है, इसमें से सेल्स को छोड़ के बाकी का हर वेरिएंसेस दोनों को रिकंसिलिएशन में कंसीडर करना है। सेल्स नहीं होता है क्योंकि मार्जिन में भी सेल्स आ जाता है, तो लोग मार्जिन वेरिएंस लेते हैं, तो मार्जिन ऑटोमेटिकली सेल्स वाला पार्ट को कवर करता है, तो सेल्स वाला पार्ट दूसरी बार लिया तो रिकंसिलिएशन में 2 बार इंपैक्ट होगा। ठीक है, तो सेल्स वेरिएंस नहीं लेना है, मार्जिन और बाकी के हर कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड। अब तुम लोग लाइन से मुझे बोलते जाओ वेरिएंसेस कौन कौन से है। मटेरियल में कॉस्ट वेरिएंस किसी का भी नहीं चाहिए, उसका जो 2 ब्रेकअप है प्राइस और यूसेज वो अपने को चाहिए। तो मटेरियल का प्राइस बताओ, एडवर्स है या फेवरेबल है? एडवर्स है, तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना है? 23,400। मटेरियल यूसेज आएगा एफिशिएंसी में, यूसेज वेरिएंस 9,000। ठीक है, यूसेज का ब्रेकअप अपने को नहीं चाहिए, तो ये 2 वेरिएंसेस ये ऑटोमेटिकली अपने को कॉस्ट वेरिएंस देगा। ठीक है, लेबर उससे बताओ, फेवरेबल, एडवर्स? ओके, फेवरेबल या एडवर्स? एडवर्स। लेबर रेट वेरिएंस 10,124, एडवर्स 125। ओके, और एफिशिएंसी, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस 6750, फेवरेबल। ओके, नेक्स्ट वेरिएबल ओवरहेड में आ जाओ। दोनों एडवर्स। हाँ, पहले लाइन से बताओ, पहला कौन सा एक्सपेंडिचर? फेवरेबल या एडवर्स है? एक्सपेंडिचर वेरिएंस 1250 और 1258। ओके, और वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस 1008, फेवरेबल। ओके, फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस फेवरेबल, तो फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस कितना? 1340, फेवरेबल। बाद में वॉल्यूम नहीं चाहिए, कैलेंडर 0 है, कैपेसिटी, फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस 4085, एडवर्स, और एफिशिएंसी फिक्स ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस 1935, फेवरेबल। उसके बाद में मार्जिन, मार्जिन प्राइस वेरिएंस फेवरेबल।
कितना बताया? 11,250 फेवरेबल। और मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस 14,250। ओके, 230। ओके, अभी आउटर में शिफ्ट करो सब फेवरेबल को, एडवर्स को आउटर में शिफ्ट करो। ट्वेंटी टू 83, इसको ऐड करो ये दोनों। एडवर्स 62098, इसको माइनस करो। 102,485। अब ये जो 102,485 है ना, वो इसके साथ मैच नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नहीं, इसके साथ वो मैच नहीं हो रहा। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस किया, एक्चुअल प्रॉफिट यानी कि एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल कॉस्ट है। ये तो वेरिएंस फाइंड करने के लिए हमने कॉस्ट स्टैंडर्ड रखा था, तो अब क्रॉस चेक करो, इसीलिए मैंने ये फाइंड करके रखा है। तो अपना 9,000 यूनिट इंटू एक्चुअल सेलिंग प्राइस है 51.25 और एक्चुअल कॉस्ट है 39.8627। राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस आएगा थोड़ा बहुत, बाकी ये मैच होगा। एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल कॉस्ट। पता चला? तो ये वैसे रिकंसिलेशन बनता है। अब रिकंसिलेशन के ना बहुत सारे फॉर्मेट है, ठीक है। तो सबसे इजी फॉर्मेट ये है यार, यानी कि अगर सबने फॉर्मेट नहीं बताया ना, ये वाले अप्लाई करने का। सेल्स वेरिएंस को छोड़ के बाकी सब वेरिएंसेस का फेवरेबल एडवर्स, ये दोनों का यहाँ पे कंसिडर करना है, ठीक है। स्टैंडर्ड प्रॉफिट यहाँ से लेने का और वेरिएंसेस प्लस माइनस करके एक्चुअल प्रॉफिट आएगा। अगर तुमने एक्चुअल प्रॉफिट से स्टार्ट किया तो जो ऐड है वो लेस होगा, जो लेस है वो ऐड होगा, रिवर्स। लेकिन उस पर नहीं जाने का, इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी स्टैंडर्ड प्रॉफिट से ही स्टार्ट करने का, ठीक है। इसमें कुछ और भी फॉर्मेट्स है जो थोड़े से और बोलते ना कि अलग वे से इसको प्रेजेंट करते हैं। अब इसमें हमने जो 10,000 यूनिट से स्टार्ट किया, ठीक है, तो 10,000 इंटू 14.23, तो अपने को प्रॉफिट आया 142,300, ठीक है। वहां से मैंने स्टार्ट किया, तो इसके लिए मैंने मार्जिन वेरिएंस में मार्जिन प्राइस और मार्जिन वॉल्यूम, ये वेरिएंसेस को लिया। अब इस पे एक फॉर्मेट ऐसा आता है कि वो 10,000 यूनिट की जगह पे 9,000 यूनिट का ही स्टैंडर्ड प्रॉफिट लेता है। 10,000 की जगह पे वो 9,000 यूनिट का स्टैंडर्ड प्रॉफिट लेगा। तो 9,000 यूनिट इंटू 50 माइनस 35.77, यानी कि ये 14.23, तो प्रॉफिट का अमाउंट अलग रहेगा। अगर वो प्रॉफिट से सम स्टार्ट किया तो बताओ कौन सा वेरिएंस नहीं लेना चाहिए? मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस नहीं लेना चाहिए। क्यों? वॉल्यूम वेरिएंस यही डिफरेंस को कवर कर रहा है, 10,000 और 9,000, 1,000 यूनिट का जो डिफरेंस है उसी को वो कवर कर रहा है। तो अगर हमने ये 9,000 यूनिट से मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट लिया रहेगा तो वॉल्यूम वेरिएंस नहीं आएगा। हाँ, समझ में? तो बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर आपने तो बोला था मार्जिन का दोनों लेना है, यहाँ पे तो नहीं लिया, फिर भी वो टैली कैसे हुआ? क्योंकि प्रॉफिट ही अलग लिया था। पता चला? तो इसमें बहुत सारे वेरिएशन है, कौन से प्रॉफिट से हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, उसके ऊपर डिपेंड है कि वो आंसर कैसे आएगा। अब इस पे एक फॉर्मेट ऐसा भी है कि तुम लोग प्रॉफिट से स्टार्ट करने की जगह पे सेल्स से स्टार्ट करते हो, ठीक है। तो तुम लोग का 10,000 इंटू 50, 5 लाख का सेल्स। अब 5 लाख सेल्स से तुम लोग को 142 के प्रॉफिट पे आना है, ठीक है। तभी जाके तुम लोग का ये वाला पार्ट स्टार्ट होगा, क्योंकि रिकंसिलेशन 142 से अपने को स्टार्ट करना है। देखिए हमने सम रिकंसिलेशन स्टेटमेंट 142 से स्टार्ट नहीं किया, वो हमने स्टार्ट किया 5 लाख से। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा बताओ? पहला लाइन मैंने लिखा सेल्स, स्टैंडर्ड सेल्स माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना आएगा? 10,000 इंटू 35.77, बराबर। तो ऑटोमेटिकली मुझे मिलेगा स्टैंडर्ड प्रॉफिट, वो कितना आएगा? 142,300। उसके आगे ये वेरिएंसेस एडवर्स फेवरेबल से,
पता चला। अब मैं एक और बनाता हूँ, वो थोड़ा मुझे सोच के बता। अगर वो लोग ने बोला स्टैंडर्ड सेल्स, फॉर्मेट उन्हें खुद दिया हुआ है स्टैंडर्ड सेल्स, और उसमें लिखा हुआ है 9000 इंटू 50। ठीक है, फॉर्मेट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का वो लोग ने दिया है, वो उन्हें लिखा है सेल्स, स्टैंडर्ड सेल्स, और उस पर ब्रैकेट में उन्हें लिखा है 9000 इंटू 50। तो अभी आगे बताओ, आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या करूं? 9000 इंटू 35.77, ये कॉस्ट माइनस करूंगा तो मुझे स्टैंडर्ड प्रॉफिट आएगा। बाद में वॉल्यूम निकाल देंगे, क्योंकि वो 10 के जगह पे अगर 9 का ही लिया है स्टैंडर्ड सेल्स, तो वॉल्यूम वेरिएंस एप्लीकेबल नहीं है, प्राइस वेरिएंस एक ही एप्लीकेबल है। हाँ, समझ में? तो तुम लोग को जहां से सम स्टार्ट किया उसके अकॉर्डिंगली आगे का डिसाइड करना है कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। ठीक है, कुछ नहीं बताया, सबसे सिंपल ये रहेगा मार्जिन वेरिएंस के स्टैंडर्ड प्रॉफिट से स्टार्ट करने का, मार्जिन का भी दोनों वेरिएंसेस लेने का, कॉस्ट का भी सभी वेरिएंसेस लेने का, सेल्स वेरिएंसेस को इग्नोर करने का। सब में पूछा रहेगा स्पेसिफिक फाइंड करो तो फाइंड करके रख देने का। जैसे सब में मैंने क्यों फाइंड किया, सेल्स वेरिएंस निकालने को बोला है, सबने खुद बोला है। ठीक है, रिक्वायरमेंट में देखो सेल्स वेरिएंस का भी नाम है, इसके लिए सेल्स वेरिएंस निकाला, अदरवाइज उसका कोई काम ही नहीं था। पता चला? ठीक है, तो ये हो गया, मीन्स दूसरे फॉर्मेट अगर लिखना है तो लिखते, लेकिन तुम लोग कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ, वो तुम लोग को अगर लगा तो ही तुम लोग लिखो, अदरवाइज मत लिखो। ठीक है, तभी देखो ये एक अपना फुल फ्लेज फॉर्मेट होगा। अभी मैं दूसरा फॉर्मेट इतना डिटेल में नहीं लिखूंगा, थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ। तो स्टैंडर्ड प्रॉफिट अगर मैंने 9000 इंटू 50 माइनस 35.77 लिया, ठीक है, आंसर कितना आता है मुझे बताओ। 12870 070। अब इसमें मैं फेवरेबल वेरिएंसेस ऐड करूंगा, मार्जिन वॉल्यूम एडवर्स है, तो फेवरेबल वेरिएंसेस यही आएगा 22,283, ऑल इंक्लूडिंग मार्जिन प्राइस। ठीक है, बाद में मैं माइनस करूंगा एडवर्स वेरिएंसेस, एडवर्स वेरिएंस पे ये नहीं लूंगा, 14,230 वाला नहीं लूंगा। ठीक है, तो 62,098 माइनस 14,230, 4868। ठीक है, तो क्रॉस चेक करो 102485 आ रहा है क्या? हाँ, आया समझ में? ये तुम लोग का सेकेंड अल्टरनेटिव हो गया। अभी थर्ड अल्टरनेटिव, उस पे स्टैंडर्ड सेल्स 5 लाख माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट, वो होगा 10,000 इंटू 35.77, तो आएगा स्टैंडर्ड मार्जिन यानी कि प्रॉफिट 142,300। आगे का पार्ट सेम, एड फेवरेबल 22,283 लेस एडवर्स 62,098, तो 102,485 एक्चुअल प्रॉफिट। आया समझ में? वैसे ही लास्ट ये हो गया ना तुम लोग का, रफ करना है तो यहाँ पे लिख लेता हूँ। फोर्थ, स्टैंडर्ड सेल्स वो 9,000 इंटू
50, 450 लेस स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो ये भी मुझे लेना पड़ेगा 9000 इंटू 35.77, 930, तो दोनों को मिलेगा स्टैंडर्ड प्रॉफिट 128,070, और बाद में यही सेम तुम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करोगे। एड फेवरेबल 22,283 लेस एडवर्स excluding margin volume 47,868, तो 102,485। आया समझ में? तो लॉजिक क्लियर रखो, ऑटोमेटिकली तुम लोग को रिकंसिडरेशन समझ में आएगा। समझ रहा है ना? तो यही फॉलो हम लोग करेंगे हर समय जहाँ पे फॉर्मेट नहीं दिया रहेगा। फॉर्मेट दिया रहेगा तो तुम लोग को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कौन से वेरिएंसेस ले, कौन से नहीं ले। ट्वेंटी थर्ड ये सेम वे रिकंसिलेशन का, ये स्टैंडर्ड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट, लेकिन अब फॉर्मेट दिया है तो वो फॉर्मेट पे अपने को रिकंसिलेशन कंपलसरी बनाना पड़ेगा। ओके देखो 23, the assistant management accountant of your company has been preparing P&L account for the week ended 31st October. For the week ended, unfortunately, he has had a traffic accident and is now in a hospital. So, as a senior cost analyst, you have been asked to complete this statement. The uncompleted statement and relevant data are shown below for the weekend 31st October. Sales दिया है 50,000, standard cost, material, wages, overhead, standard profit, बाद में वेरिएंसेस में फेवरेबल और एडवर्स, मटेरियल का प्राइस वेरिएंस एडवर्स है, नेगेटिव बोला तो एडवर्स, यूसेज वेरिएंस एडवर्स है, तो टोटल कॉस्ट वेरिएंस 700 एडवर्स हो रहा है, यानी कि ये 400 प्लस 300 मिला के। लेबर वेरिएंसेस उस पर रेट एफिशिएंसी, तो टोटल लेबर वेरिएंस आएगा, ओवरहेड एक्सपेंडिचर वॉल्यूम, तो टोटल ओवरहेड वेरिएंस आएगा, टोटल वेरिएंसेस और एक्चुअल प्रॉफिट। तो ऊपर अपने को स्टैंडर्ड प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, ये सभी वेरिएंसेस को ऐड करेंगे तो अपने को मिलेगा एक्चुअल प्रॉफिट, यानी कि कुछ वेरिएंस नेगेटिव रहेंगे, कुछ पॉजिटिव रहेंगे, तो प्लस माइनस करके एक्चुअल प्रॉफिट मिलना चाहिए। स्टैंडर्ड डेटा क्या बता रहे हैं? द स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड इज 600 per ton. From each ton of material, it is expected that 2,400 units will be produced. 8 टन में 2,400 यूनिट बनता है स्टैंडर्ड के हिसाब से, और 8 टन का मटेरियल का प्राइस है 600 रुपया पर टन। A 40-hour week is operated. Standard labor rate per hour is ₹40. इस पे ना करेक्शन रिक्वायर्ड है, ये 40 नहीं है, 4 है। स्टैंडर्ड लेबर रेट पर आवर इज 4, वो 40 को 4 करो। There are 60 employees working as direct labor. The standard performance is that each employee should produce 1 unit of product in 3 minutes. 3 मिनट में 1 यूनिट बनता है। There are 4 working days in October.
बजटेड फिक्स ओवरहेड फॉर अक्टूबर इज 76,800. ठीक है. एक्चुअल डेटा बता रहे मटेरियल यूज ड्यूरिंग द वीक were 20 tons at 620 per ton. During the week, 4 employees were paid at 42 per hour, 6 were paid 38 per hour, and remaining were paid at standard rate. 4 एम्प्लॉय को 42 के हिसाब से पे किया, 6 को 38 के हिसाब से पे किया, और जो बाकी के हैं, हाँ, ये 42 को 4.2 करना पड़ेगा और 38 को 3.8 करना पड़ेगा. 4.2 और 3.8. Overheads incurred was 18,000. You are required to complete the P&L statement for the week ended 31st October. इसमें एक मेजर चीज मिसिंग है. क्या मिसिंग है? नहीं, आउटपुट प्रोडक्शन ही नहीं दिया. वो स्टैंडर्ड के लिए, एक्चुअल का प्रोडक्शन सेम रहेगा गारंटेड नहीं है ना. एक्चुअल का प्रोडक्शन नहीं दिया, स्टैंडर्ड का तो मिल जाएगा, क्योंकि वो लोग ने बोला कि 3 मिनट में 1 यूनिट बनता है, 40 घंटे का एक वीक है वगैरह, तो वो सब अपन निकाल सकते हैं. एक्चुअल का प्रोडक्शन कितना है वो अपने को दिया नहीं है, क्योंकि हर जगह पे स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल ये अपन फाइंड करते रहते हैं, और स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल के लिए प्रोडक्शन तो चाहिए एक्चुअल का. ठीक है, तो वो यहाँ पे मिसिंग है. चलो देखते हैं. मटेरियल वेरिएंस ही अपना स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, क्योंकि वो अकेला सिंगल एक नंबर है जो अपने को दिया हुआ है, बाकी तो कुछ दिया नहीं है वेरिएंसेस वगैरह. तो वहां से अपन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या मिल सकता है. इसमें ना जानबूझ के लोगों ने एक बहुत फंसा है. इंफॉर्मेशन ना कुछ फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर दिया है, और जो अपने को स्टेटमेंट बनाना वो अक्टूबर के एक वीक का बनाना है. तो जो फॉर अक्टूबर रहेगा ना उसको 1/4 करना पड़ेगा. 4 वीक बोला है ना अक्टूबर में, हर महीने में 4 वीक है, तो वो 4 वीक का डेटा दिया रहेगा तो उसको पर वीक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 4 करके. ठीक है, तो ये केयरफुल रहना पड़ेगा, अदरवाइज पूरा गड़बड़ होगा. चलो, फर्स्ट मटेरियल वेरिएंस. तुम लोग को दिया है कि मटेरियल यूज ड्यूरिंग द वीक वेर 20 टन्स एट 620 पर टन. 20 टन्स 620 पर टन कितना होगा बताओ? 12,400. तुम लोग को स्टैंडर्ड में डेटा दिया है कि स्टैंडर्ड प्राइस है 600 पर टन. ठीक है, और each ton of material is expected that 2,400 unit will be produced. ठीक है, 2,400 यूनिट बनेगा 1 टन से. ठीक है, अब ऊपर देखो तो को 2 वेरिएंसेस दिया मटेरियल का, प्राइस और यूसेज. तो प्राइस वेरिएंस एडवर्स है 400 का, यूसेज एडवर्स है, यानी कि टोटल कॉस्ट वेरिएंस 700 एडवर्स है. अब अगर अपने को एक्चुअल कॉस्ट पता है तो अपन स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाल सकते हैं ना. तो एक बार स्टैंडर्ड कॉस्ट मिलेगा डिवाइड बाय 600 करके क्वांटिटी मिलेगा, और क्वांटिटी मिला तो यहाँ का जो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल का क्वांटिटी रहता है वो एक्चुअल का ही क्वांटिटी यूज करते हैं ना. तो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल के लिए उन्होंने क्या बोला है कि 1 टन में 2,400 यूनिट बनता है, तो जितना भी टन से यहाँ पे आया इंटू 2,400 ये एक्चुअल प्रोडक्शन आएगा, तो अपना स्टार्टिंग पॉइंट अपने को मिल जाएगा. हाँ, समझ में. तो अभी सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस.
700 एडवर्स है, यानी कि टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट इक्वल टू माइनस 700। एक्चुअल कॉस्ट है 12400 इक्वल टू माइनस 700, इसको एक्स गिन लेते हैं, तो एक्स इक्वल टू 12400 उधर जाएगा कितना 11700। ये अपने को स्टैंडर्ड कॉस्ट मिल गए, ठीक है। अब ये डिवाइड करके तुम लोग को क्वांटिटी मिलेगा 19.5 टन, ठीक है। देयरफॉर एक्चुअल प्रोडक्शन बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक टन में 2400 यूनिट बनता है, तो 19.5 टन में कितना बनेगा? Therefore, actual production equal to 46,800 units. नहीं नहीं, इसका फुल फॉर्म चलो भूल गए। स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल का फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना कॉस्ट इंकर होता है, तो आउटपुट दोनों में सेम ही रहता है ना ऑलवेज, ठीक है। तो ये जो तुमने स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल का आउटपुट निकाला वो एक्चुअल का ही आउटपुट है, समझा? अगर ये प्योर स्टैंडर्ड रहता ना तो फिर एक्चुअल आउटपुट अलग रहता, स्टैंडर्ड अलग रहता। ये प्योर स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल है, और स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल का फुल फॉर्म ही वो है, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। दोनों का आउटपुट बेसिकली सेम रहेगा, आउटपुट सेम रहना ही है। आज समझ में? पता चला ना? तो ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट, जब मेन पार्ट मिसिंग था वो अपने को मिल गया। अभी अपन वन बाय वन वेरिएंसेस फाइंड कर सकते हैं। मटेरियल का तो ऑलरेडी गिवन था, वहां से अपने को ये मिला, तो अभी लेबर से अपने को स्टार्ट करना है। क्लियर है यहाँ तक? चलो तो एक काम करो, साथ में ही लिखते जाओ, यहाँ तक का लिख लो। चलो अभी नेक्स्ट लेबर का इंफॉर्मेशन देखते हैं। लेबर में क्या बोला है कि स्टैंडर्ड लेबर रेट पर आवर इज 40, ठीक है। उसके आगे बोला है कि 40 आवर वीक इज ऑपरेटेड, स्टैंडर्ड लेबर रेट पर आवर इज रुपीज 40, उसको हमने 4 किया था। there are 60 employees working in direct working as a direct labor. Standard performance is that each employee should produce 1 unit in 3 minutes. There are 4 working weeks in October, ठीक है। आगे नीचे एक्चुअल में दिया है कि ड्यूरिंग द वीक 4 employees were paid at 42 per hour, 6 were paid at 38 per hour, and remaining were paid at standard rate. Overhead incurred was 18,000, ठीक है। तो इतना इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लेबर अपने को दिया है। अभी लेबर वैरिएंस वो लोग बोल रहे हैं कि एक्चुअल में 4 एम्प्लॉय को वो लोग ने 44.2 पर आवर पे किया, तो 4 एम्प्लॉय 40 आवर्स एक दिन में काम करता है। ध्यान में रखना, अपने को लेबर आवर लेना है, क्लॉक आवर नहीं। तो सिर्फ नंबर ऑफ वर्कर 4 ले लिया तो भी गलत है, क्योंकि वो नंबर ऑफ वर्कर है, लेबर आवर नहीं, ठीक है। और सिर्फ 40 ले लिया तो सिर्फ आवर्स है, ठीक है, उस पर लेबर आवर्स नहीं है, लेबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ वर्कर्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आवर्स, और यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा है
कि एक्चुअल में हमने 40 आवर्स से ज्यादा काम किया कि 40 आवर्स से कम काम किया। तो एजम्पशन ये रहेगा कि जितना स्टैंडर्ड आवर्स है 40 आवर्स इन अ वीक उतना ही हमने एक्चुअली काम किया। ठीक है, तो 4 वर्कर 40 आवर्स काम करे यानी 160 आवर्स होगा। वो लोग को अपन 4 पॉइंट कितना पे किया, 4.2 मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, बाद में और कितने एम्प्लॉइज का है, 6 को हमने पे किया 3.8। तो 6 वर्कर अगेन 40 आवर्स काम करेंगे यानी 240 आवर्स 3.8 912। और बोला कि फॉर रिमेनिंग दे वे पेड एट स्टैंडर्ड रेट। रिमेनिंग कितने बाकी रह गए, 60 एम्प्लॉइज है तो 60 वर्कर है तो ऑटोमेटिकली 60 माइनस ये 10 50 वर्कर बाकी रह गए 40 आवर्स 2000 होगा ना। तो 2000 वो लोग को बोल रहे स्टैंडर्ड रेट पे किया, स्टैंडर्ड रेट कितना है 4 है। तो ये हो जाएगा 2400, ये 9584 और डिवाइड करके रेट निकालो 3.9933। ठीक है, ये अपना एवरेज रेट आ रहा है सभी एम्प्लॉइज का। पता चला ये एक्चुअल का डेटा। अब स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल कैसे फाइंड करेंगे, तो लोग ने बोला है कि एक यूनिट को स्टैंडर्ड के हिसाब से 3 मिनट का टाइम लगता है, 3 मिनट। ठीक है, अपना जो प्रोडक्शन है वो 46,800 यूनिट है तो उसके लिए कितना मिनट्स लगेगा, 1,40,400 मिनट्स। ठीक है, डिवाइड बाय 60 2340 आवर्स। ठीक है, यहाँ पे इसके सामने लिखता हूँ रेट 4 का है। ठीक है, अब इसमें स्टैंडर्ड में अलग अलग वर्कर का अलग अलग नहीं रहेगा, स्टैंडर्ड पर तो सभी वर्कर्स के लिए सेम रेट उन्हें प्रिस्क्राइब किया 4 रुपए का। तो इसमें जो ब्रेकअप हमने दिया वो ब्रेकअप स्टैंडर्ड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इवन जो वेरिएंसेस फाइंड करेंगे उस पर भी अपन एक सिंगल वेरिएंस फाइंड करेंगे ये टोटल के लिए, ये 3 वर्कर्स के लिए अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। बाय चांस अगर सर स्पेसिफिकली बोलता है कि हर वर्कर के लिए वेरिएंसेस अलग अलग निकालो तो पहले तुम लोग को ये 2340 है ना इसका ब्रेकअप देना पड़ेगा। 2340 में तुम लोग का 4 वर्कर 40 आवर्स, ठीक है, 6 वर्कर 40 आवर्स, यानी कि इसको पहले 2340 को डिवाइड बाय 40 करो कितना आता है बताओ। 40 आवर्स नहीं आएगा इसमें, तो लोग को प्रोपोर्शनेट लेना पड़ेगा 4:6:50। कितना 58.5 और वर्कर्स एक्चुअली 60 है तो वो मैच नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल है तो एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए कितना आवर्स में काम होना चाहिए था। तो ये जो 2340 है इसको 4:6:50 में डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ वर्कर के रेशियो में, तो दोनों को स्टैंडर्ड आवर्स आएगा। रेट सभी का 4 रुपए रहेगा तो कॉस्ट मिलेगा। बाद में दोनों को 1 बाय 1 उसका वेरिएंसेस इंडिविजुअली फाइंड करना पड़ेगा। समझा, अगर इंडिविजुअली पूछा स्पेसिफिकली तो ही फाइंड करने का, बाकी टोटल का ही फाइंड करना। पता चला ना। ओके चलो, तभी पहला वो टेबल देखो ऊपर कौन कौन से वेरिएंसेस उन्होंने यूज किया है, रेट है और एफिशिएंसी वेरिएंस है। लेबर में देखो मटेरियल के नीचे दिया है लेबर का रेट वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस, जितना टेबल में दिया है ना उतना अपने को फाइंड करना है। समझ में आया। तो लेबर रेट वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट 4, एक्चुअल रेट 3.9933 into actual hours
2400 कितना 16.08 यानी 16 आंसर फेवरेबल आ रहा है। और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इस पे स्टैंडर्ड आवर्स 2340 एक्चुअल आवर्स 2400 इंटू स्टैंडर्ड रेट 4 240 ये एडवर्स और ये दोनों का ऐड किया तो कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा 224। ठीक है, चलो तो ये हो गया लेबर का, ये लिख लो, बाद में नेक्स्ट वाले पे जाते हैं। तो ओवरहेड से रिलेटेड मेरा पहला क्वेश्चन कि जो ओवरहेड है वो वेरिएबल है या फिक्स है? क्यों फिक्स? वहां पे सिर्फ ओवरहेड वर्ड यूज किया है, फिक्स ओवरहेड का यूज किया है। ओके लेकिन ऊपर जो टेबल दिया है वो टेबल में ओवरहेड करके सिर्फ लिखा है, फिक्स ओवरहेड करके लिखा नहीं है, तो वेरिएबल भी रह सकता है ना? वेरिएबल लग रहा है। ओके क्यों? ओके हाँ ओके फर्स्ट थिंग कि जो वेरिएंसेस दोनों को टेबल में दिया है ना, वो वेरिएंसेस में एक एक्सपेंडिचर वेरिएंस है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस दोनों में आता है, फिक्स और वेरिएबल ओवरहेड दोनों का पार्ट है वो, और वॉल्यूम वेरिएंस से फिक्स में आता है, वॉल्यूम वेरिएबल में नहीं आता है, वहां पे एफिशिएंसी वेरिएंस है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये फिक्स ओवरहेड है। समझ में? और वैसे भी तुमने को अगर ओवरहेड का टाइप नहीं दिया तुमने को उसको फिक्स से ट्रीट करना है, वेरिएबल ट्रीट नहीं करना है। ठीक है, तो तुम लोग को ओवरहेड का इंफॉर्मेशन क्या दिया है, स्टैंडर्ड डेटा जो नीचे दिया मुझे बोला कि बजटेड फिक्स ओवरहेड वो 76,800 है। ठीक है, और हाँ फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर है लेकिन वो, और नीचे एक्चुअल में दिया है कि ओवरहेड इनकर्ड वाज 18,000 और वो एक वीक का है, तो पहले तो नको जो मंथ का है उसको वीक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो लोग ने क्लियरली बोला है कि 4 वीक है एक मंथ में, तो इसको डिवाइड बाय 4 करके पर मंथ में सॉरी पर वीक में कन्वर्ट करेगा। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। फिक्स ओवरहेड वेरिएंस प्योर स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल और एक्चुअल। आउटपुट आवर्स फिक्स ओवरहेड और डेज। यहाँ पे जो तुम लोग को रिकंसिडरेशन स्टेटमेंट दिया है वहां पे कैलेंडर वेरिएंस वगैरह दिया नहीं है, सिर्फ वॉल्यूम ही बोला है, यानी कि वॉल्यूम के जो 3 पार्ट है कैलेंडर कैपेसिटी एफिशिएंसी ये अपने को नहीं चाहिए, तो डेज भी निकाल देते हैं, अपने को काम ही नहीं है सब में उसका। ठीक है, तो सबसे पहले एक्चुअल सब कुछ अवेलेबल है तो एक्चुअल रखना स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल फिक्स ओवरहेड कितना है? 18,000। एक्चुअल का नंबर ऑफ आवर्स हमने लेबर में निकाला है, एक्चुअल का नंबर ऑफ आवर्स 2400। ठीक है, और एक्चुअल का आउटपुट अपने को पता है 46,800 है। लेबर के टेबल से ही अपन स्टैंडर्ड भी लिख सकते हैं आवर्स का, लेकिन वो स्टैंडर्ड कौन सा लिखो, प्योर स्टैंडर्ड में या स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल में? प्योर स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल में नहीं। ठीक है, तो नहीं गलत,
प्योर स्टैंडर्ड नहीं, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल में आएगा क्योंकि वो लेबर का स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल है, तो यहाँ पे भी वो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल में जाएगा। कितना आवर्स है बताओ? 2340, ये अपने को पता है, ये लेबर से अपन ले रहे, ठीक है। अभी वो जो अमाउंट दिया था उसको 4 से डिवाइड करके कितना आया, कितना अमाउंट दिया था? 19200, वो 76800 डिवाइड बाय 4, ठीक है। तो ये अपने को पता है। अब यहाँ पे अपने को आउटपुट नहीं पता है कि बजट के हिसाब से, प्योर स्टैंडर्ड के हिसाब से आउटपुट कितना था, और हम लोग को नंबर ऑफ आवर्स प्योर स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना है ये डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो वो अपने को फाइंड करना पड़ेगा। अब उन्होंने क्या बोला है कि एक वीक में 60 वर्कर्स वो 40 आवर्स के लिए काम करते हैं, तो प्योर स्टैंडर्ड में 60 इंटू 40 करके अपने को मिल जाएगा, ठीक है। तो 60 वर्कर इंटू 40 आवर्स 2400। अभी आउटपुट निकाल सकते हैं क्या अपन? निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं आउटपुट? नहीं नहीं, आउटपुट और मिनट्स। वो लोग क्या बोल रहे हैं कि 3 मिनट में 1 यूनिट बनता है, तो अपने पास टोटल 2400 आवर्स है, तो 2400 इंटू 60 मिनट कितना आएगा? 1,44,000 मिनट्स अपने पास है, तो उस पर कितना प्रोडक्शन होगा? ठीक है, तो ये अपने को मिल गया। समझ में आया क्या किया? तो पहले एक्चुअल का सब नंबर्स रख दिया, वो अपने को डायरेक्टली गिवन था, वो अपने को मिल गया, ठीक है। उसके बाद में ये डिवाइड करके तुम को ओवरहेड का अमाउंट मिला, ये हमने फाइंड किया कि 60 वर्कर्स 40 आवर्स के लिए स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करते हैं एक वीक में, तो ये लेबर आवर्स मिला। वो लेबर आवर को यूज करके हमने वो आवर्स को मिनट में कन्वर्ट किया, तो 3 मिनट में 1 यूनिट, तो इतने मिनट्स पे कितना, ठीक है। तो वो आउटपुट मिला, लेबर के टेबल से स्टैंडर्ड पर एक्चुअल का आवर्स मिल जाएगा, ठीक है। ये गड़बड़ मत करना, ये केयरफुल रह के लेना, ये तो लोग को यहाँ से कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है एक्चुअली, ठीक है। अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे होगा? 48,000 के लिए 2,400, तो 46,800 के लिए कितना, तो दोनों को 2340 आएगा, ठीक है। या फिर सिंपल जो अपना प्रोसेस है वही अप्लाई करो, पहले इसको यहाँ पे लेके आओ और क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों को ये मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ओवरहेड मिलेगा, एटीन 720, ये तुम लोग का ए, ये बी, ये सी। अब फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस अपने को नहीं चाहिए, लिख लेते हैं कॉस्ट वेरिएंस बीसी, फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस एसी, फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस एबी। चलो बीसी में 18,720 और 18,000 720 फेवरेबल, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल रूल है, वॉल्यूम कैलेंडर कैपेसिटी में ऑपोजिट रूल है, ठीक है। तो वॉल्यूम में ऑपोजिट लेना है। एसी 19,200 माइनस 18,720 कितना? ओके 18, ये फेवरेबल, और ए बी 19,200 माइनस 18,720, ये एडवर्स होगा, आंसर पॉजिटिव है, पॉजिटिव यानी कि एडवर्स। अब ये दोनों का टोटल इसके साथ मैच हो रहा है, आया समझ में? तो ये पार्ट थोड़ा सा माइंड को प्रेशर देने वाला था, डायरेक्ट ऐसे रेडीमेड सब नंबर्स दिया नहीं था कि तुम लोग रखते जाओ और आंसर निकाले। यहाँ पे वो स्टेप वाला हाँ, पहले हमने ये रखा और ये रखा, उसके बाद में ये फाइंड किया, ठीक है।
ये फाइंड किया, नेक्स्ट ये मिला 6 यहाँ से, ठीक है। उसके बाद में ये यहाँ पे रखा 7, ये मिला 8, ये मिला 9, ठीक है। चल लिख लो। अभी क्या बाकी रहा अपना, ऊपर टेबल में देखते हैं। सेल्स गिवन है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस करना है, तो स्टैंडर्ड प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद में लेबर हो गया, ओवरहेड हो गया, तो टोटल वेरिएंसेस मिलेगा, तो एक्चुअल प्रॉफिट मिलेगा। तो अभी अपने को सिर्फ स्टैंडर्ड कॉस्ट को माइनस करना है, ठीक है। और दोनों को सेल्स वेरिएंस यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं दिया है, सेल्स वेरिएंस, ठीक है। मार्जिन भी नहीं है अपने पास, यानी कि यहाँ पे अभी अपन क्या करेंगे, रिकंसिडरेशन में देखो, तुम लोग को जो वेरिएंसेस दिया ना फेवरेबल एडवर्स, वो सिर्फ कॉस्ट का दिया, वॉल्यूम वेरिएंस नहीं दिया। कौन सा? सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस। तभी जो लास्ट में मैंने जैसे बताया कि जो फॉर्मेट्स है उस पर अगर वॉल्यूम वेरिएंस नहीं दिया, तो जैसे वो सब में हुआ था कि 10,000 रेट का स्टैंडर्ड था और एक्चुअल था 9,000 का, तो अगर अपन स्टैंडर्ड कॉस्ट ही 9,000 का ले गए तो वॉल्यूम वेरिएंस निकल जाएगा ना। तो ये लोग ने फॉर्मेट में वॉल्यूम वेरिएंस दिया नहीं है, तो अपन वो सेम जो एक्चुअल प्रोडक्शन है उसी का ही ले ले, ठीक है। तो ये हुआ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सेल्स का प्राइस एक्चुअल और स्टैंडर्ड का कितना है वो दोनों को दिया नहीं, सेल्स प्राइस। स्टैंडर्ड का सेल्स दिया है, लेकिन वो कितने यूनिट का है और क्या प्राइस पे है वो दोनों को दिया नहीं है। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ऐसे केस में अगर अपन मार्जिन वेरिएंस निकालने को गए, तो मार्जिन वेरिएंस के लिए स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये अपने को लेना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट, लेकिन स्टैंडर्ड का सेलिंग प्राइस ही नहीं पता अपने को, पता चला। और फॉर्मेट में कहीं पे भी मार्जिन प्राइस वेरिएंस के लिए उन्होंने जगह रखा ही नहीं है, तो एजम्पशन ये रहेगा कि स्टैंडर्ड का जो सेलिंग प्राइस है और जो एक्चुअल का सेलिंग प्राइस है वो दोनों सेम है। अगर वो सेम है तो स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट, वो वेरिएंस जीरो ही आ जाएगा ना, क्योंकि स्टैंडर्ड और एक्चुअल का अगर सेलिंग प्राइस ही सेम है तो जो मार्जिन आएगा पर यूनिट का वो सेम ही आएगा। पता चला? इसका मतलब कि दो वेरिएंसेस, मार्जिन प्राइस वेरिएंस हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि जीरो है, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल का सेलिंग प्राइस दिया नहीं और उसका कोई वे नहीं है कि अपन एक्चुअल का सेलिंग प्राइस निकालें। स्टैंडर्ड के टाइम पे फिर भी अपन निकाल पाएंगे, ठीक है, लेकिन एक्चुअल का तो नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये प्राइस वेरिएंस को अपन जीरो गिन रहे। और दूसरा कि क्वांटिटी वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस यहाँ पे लिस्ट में दिया नहीं है, इसके लिए अपन ये बोलेंगे कि जो स्टैंडर्ड कॉस्ट लेना है वो दोनों को एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से ही लेना है, तो वो वेरिएंस भी निकल जाएगा। तो बाकी के जो वेरिएंस है सिर्फ वही अपने को रखना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, चलो तभी रिकंसिलिएशन स्टार्ट करते हैं। सेल्स 50,000, जो फॉर्मेट वर्णित दिया है सेम फॉर्मेट दोनों को फॉलो करना है, उसको चेंज नहीं करने का, मॉडिफाई नहीं करने का, जैसे ऑर्डर में ऑलरेडी लिखा वैसे ऑर्डर में दोनों को भी लिखना है। दोनों को इस पर ऐसे नहीं कर सकते कि फेवरेबल एक साथ लिखो, एडवर्स एक साथ लिखो। फॉर्मेट गिवन है, वो फॉर्मेट में से नंबर्स को सब्स्टिट्यूट करना है। आया समझ में? ओके, तो ये सेल्स है 50,000 लेस स्टैंडर्ड कॉस्ट। ये स्टैंडर्ड कॉस्ट अपन लेंगे फॉर 46,800 यूनिट्स, यानी कि जो एक्चुअल प्रोडक्शन है उसी का लेंगे,
समझ में आया? ठीक है, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट इसमें मटेरियल, तो मटेरियल का जो टेबल बनाया है वो तो 46,800 के लिए बनाया है ना, ठीक है, तो उसका स्टैंडर्ड कॉस्ट 11,700 आएगा, बराबर। लेबर, लेबर का भी टेबल बेस्ड ऑन 46,800 ही बनाया है ना। हेडिंग क्या है? स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, यानी कि फुल फॉर्म क्या हुआ? स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, यानी कि वो 46,800 के लिए टेबल सब जगह पे बना रहे हैं, सिर्फ फिक्स ओवरहेड में केयरफुल रहना पड़ेगा। आया समझ में? चलो तो बताओ, लेबर का 9360, देन नेक्स्ट है ओवरहेड। ओवरहेड में मुझे बताओ, प्योर स्टैंडर्ड का ओवरहेड लोगे यानी ए लोगे या बी लोगे? 46,800 का है वो लोगे, यानी कि बी लोगे, ए नहीं, बराबर। बाकी सब जगह पे स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल का लिया, तो ओवरहेड भी स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल का ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना है बी? 18,720, ठीक है। अब ये सबको आउटर में शिफ्ट करो, माइनस करो 10,220। अभी वेरिएंस से स्टार्ट होगा, वेरिएंसेस में डायरेक्ट मटेरियल, मटेरियल का तुम लोग को दिया है प्राइस और यूसेज, बताओ प्राइस वेरिएंस 400 एडवर्स, 300 एडवर्स, यानी कि आउटर में शिफ्ट किया 700 एडवर्स, यानी कि जैसे फॉर्मेट ये लोग फॉलो करे वैसे अपन भी फॉलो करते हैं, -700 लेते, ठीक है। नेक्स्ट डायरेक्ट लेबर, उस पे रेट वेरिएंस, रेट वेरिएंस बताओ 16 फेवरेबल तो पॉजिटिव, और एफिशिएंसी तो नेगेटिव, 224 नेगेटिव में जाएगा। अच्छा नीचे वो लोग वो भी लिख रहे हैं डायरेक्ट लेबर वेरिएंस, टू टू फोर एडवर्स, इस पे भी सेम वे एक मटेरियल का दोनों को लिखना पड़ेगा। ओके चलो नेक्स्ट, ओवरहेड, उस पे एक्सपेंडिचर वेरिएंस कितना है? और वॉल्यूम तो टोटल ओवरहेड वेरिएंस, ओके ये हो गया। तो अब ये पहले वेरिएंस है इसका एक टोटल करना है, टोटल वेरिएंसेस 204 नेगेटिव आ रहा है, तो एक्चुअल प्रॉफिट, स्टैंडर्ड प्रॉफिट माइनस ये 204, 10,016 ये आएगा एक्चुअल प्रॉफिट। अब इसको क्रॉस वेरीफाई करने का वे नहीं है जैसे प्रीवियस सब में किया था, क्योंकि एक्चुअल का सेलिंग प्राइस ही नहीं पता। निकाल सकते वैसे, ये जो 50,000 है इसको 46,800 से डिवाइड कर, क्योंकि जो स्टैंडर्ड का भी सेल्स लिया है वो यही यूनिट का लिया है, तो यूनिट तो सेम ही है। कितना आ रहा है? 1.068, या फिर एक सिंपल एक करते, सेल्स यही रखेंगे, एक्चुअल का सभी कॉस्ट अपने को पता है, हाँ ठीक है, तो वो माइनस करते जाओ, ठीक है, एक्चुअल का भी सेल्स यही है ना, ठीक है। तो 50,000 माइनस मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड, ये तीन माइनस करो,
आ रहा है? तो क्रॉस वेरीफाई हो गया, रिकंसिडरेशन राइट है। 50,000 माइनस एक्चुअल का मटेरियल, एक्चुअल का लेबर, एक्चुअल का ओवरहेड। बोल ही दो, लिख लेता हूँ मैं। 50,000 माइनस 12,400 माइनस 9582 8,9584 ये सेल्स, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड। ठीक है, अभी तुम लोग को ग्रिप आ रहा है ना कि बाकी वेरिएंसेस में वो वॉल्यूम, मार्जिन का वॉल्यूम और मार्जिन का प्राइस लेते हैं, इस पे क्यों नहीं लिया? वो तुम लोग को क्लिक होना चाहिए, वो समझ में आना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट किया उसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, इसको तुम लोग को घर पे जाके ठंडे दिमाग से पूरा सम वापस सॉल्व करके सोचना पड़ेगा, छोटा छोटा माइन्यूट डिटेल, कि पहले वाले सब में ये वेरिएंस लिया था, ये सब में क्यों नहीं लिया, तो ऐसा क्यों हुआ, उसका क्या रीजन है, अगर ये लिया रहता तो अपने को क्या लेना पड़ता। ठीक है, तो वो सब तुम लोग को सोचना है। जब भी ये बार बार दिमाग को प्रेशर करोगे ना, तो कंसेप्ट स्लोली ग्रेजुअली क्लियर होना स्टार्ट होगा, और बाद में तुम लोग कोई भी कितना भी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट क्यों ना दे, तुम लोग इजीली उसको क्रैक करोगे। लेकिन सब्जेक्ट होते तुम लोग का अंडरस्टैंडिंग लेवल वैसा अच्छा रहना चाहिए, उसके लिए तुम लोग को हार्डवर्क उतना करना है। डायरेक्ट आ गया आंसर तो शांत मत हो जाओ, दूसरे वेरिएशंस के बारे में सोचो, तब भी जाके ओवरऑल रिकंसिडरेशन पे ग्रिप अच्छा आएगा। कंफर्म नहीं बोल सकते क्योंकि रिकंसिडरेशन बहुत लेंदी है। अब ये सब ही ऑलमोस्ट 1 आवर अपना खाया, तो तुम लोग को उतना टाइम एग्जाम में 7 मार्क के लिए या 10 मार्क के लिए वर्थ नहीं है। पूरे 40 मार्क का जनरली स्टैंडर्ड का नहीं आएगा, 7 या 10 मार्क तक का आएगा, यानी ए बी करके रहेगा, तो उसमें दूसरा कोई सब क्वेश्चन आएगा ही। आ भी सकते, ऐसे कोई बोल नहीं सकते कि स्टैंडर्ड का 14 मार्क का नहीं डाल सकते, स्टैंडर्ड का ये सब 14 मार्क्स के लिए वर्थ है। वेरिएंसेस सब भी आ गए प्लस रिकंसिडरेशन है, तो 14 मार्क्स के लिए पूछना तो पूछ सकते हैं, लेकिन रिलेटिव चांसेस कम। हिस्टोरिकल डेटा में पहले कभी पूछा नहीं, रिकंसिडरेशन पहले पूछते ही नहीं थे 16 सिलेबस में, स्टैंडर्ड का एक ही क्वेश्चन आता था और वो सिर्फ वेरिएंसेस, उस पे मेनली ओवरहेड के ऊपर ये लोग क्वेश्चन ज्यादा पूछते थे। लेकिन अभी वो 7-7 मार्क का फॉर्मेट वगैरह कर दिया है, तो अभी एक्सपेरिमेंट वो लोग कर सकते हैं। यानी पहला क्या लिखा, सिंस मार्जिन प्राइस वेरिएंस इज नॉट कंसिडर्ड, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस एंड एक्चुअल सेलिंग प्राइस आर सेम। ठीक है, दूसरा लिखो, margin volume variance is not considered and therefore standard for actual cost for material, labor and overhead is considered. Standard for actual cost for material, labor and overhead is considered. ठीक है, एक छोटा सा सम है वो ले लेते हैं, बाद में ब्रेक पे जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, एक्चुअली ये रिकंसिलेशन का नहीं है, ये ओवरहेड का ही सम है। 24, the following is flexible budget of FV company limited for a production department. Level of activity, direct labor hours 4,000, 5,000, 6,000, यानी कि 3 लेवल का वो लोग ने सब कॉस्ट डिटेल दिया हुआ है। या तो लेबर आवर्स रहेगा 4,000 या तो 5,000 या तो 6,000, और जब भी 4,000 लेबर आवर्स रहेगा, प्रोडक्शन रहेगा 8,000। इसका मतलब ये हुआ कि 1 आवर में 2 यूनिट बनता है, बराबर। दूसरे में 5,000 लेबर आवर्स के लिए 10,000 का आउटपुट है और 6,000 के लिए 12,000 का आउटपुट है, यानी कि हर एक में 2-2
यूनिट पर आवर बन रहे। अब इसके लिए तुम लोग को ओवरहेड दिया हुआ है, फिक्स ओवरहेड है 5000 और वेरिएबल है 800, टोटल ओवरहेड है 5800। ठीक है। नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी इज 5000 डायरेक्ट लेबर आवर्स, नॉर्मल एक्टिविटी, नॉर्मल लेवल। तो यहाँ पे तुम लोग को जो लेवल दिया है वो 4, 5 एंड 6 का दिया है। ये तीनों में से जो नॉर्मल लेवल है वो है 5000। नॉर्मल का मीनिंग क्या होता है ये थोड़ा समझने को ट्राई करो। नॉर्मल एक्टिविटी यानी कि बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस जो एवरेज एक्टिविटी लेवल अपन यूज करते हैं उसको बोलते हैं नॉर्मल एक्टिविटी। ये नॉर्मल लेवल करके एक प्रोडक्शन कैपेसिटी का टाइप ही है। जब भी अपन वर्ड यूज करते हैं प्रोडक्शन कैपेसिटी तो उसमें अलग अलग टाइप्स अपन यूज करते हैं। एक आता है एक्चुअल कैपेसिटी, एक आता है नॉर्मल कैपेसिटी, एक आता है मिनिमम, एक आता है मैक्सिमम, ऐसे अलग अलग टर्म्स है। ठीक है। तो जब भी अपन वर्ड यूज करते हैं नॉर्मल कैपेसिटी वो रहता है एवरेज कैपेसिटी यूज्ड ड्यूरिंग लास्ट 3 to 5 years। आया समझ में? ये साल का जो कैपेसिटी है दैट मे बी मोर देन नॉर्मल और लेस देन नॉर्मल, लेकिन जनरली हम लोग 3 to 5 years में 5000 आवर्स पे काम करते हैं। लेकिन अगर ये साल सपोज हमारे कुछ ऑर्डर्स कैंसिल हो गए तो अपने को 5000 से कम आवर्स पे भी काम करना पड़ सकता है। अगर कुछ नए कस्टमर सडनली आ गए तो 5000 से ज्यादा आवर्स भी काम करेंगे, लेकिन ऑन एन एवरेज बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस 5000 ये अपना नॉर्मल कैपेसिटी है। पता चला? अब ये मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि फिक्स ओवरहेड में हम लोग 3 कॉलम डालते हैं, प्योर स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल और एक्चुअल। अब स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल और एक्चुअल तो एक्चुअल प्रोडक्शन पे ही है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्योर स्टैंडर्ड में आउटपुट क्या ले, आवर्स क्या ले, ये यहाँ पे क्वेश्चन है। क्योंकि बाकी सब में अपने को एक ही प्योर स्टैंडर्ड देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 10,000 यूनिट तो उसी के लिए सब दिया है। यहाँ पे अपने को स्टैंडर्ड में 3 स्टैंडर्ड दिया है, 4000 आवर्स, 5000 आवर्स और 6000 आवर्स। तो प्योर स्टैंडर्ड कॉलम में रखे क्या, ये अपना प्रॉब्लम। तो ऐसे केस पे तुम लोग प्योर स्टैंडर्ड कॉलम में जो नॉर्मल कैपेसिटी है वो तुम लोग रखते। तो नॉर्मल कैपेसिटी 5000 का है तो 5000 के हिसाब से पूरा तुम लोग को डेटा रखना है फिक्स ओवरहेड के लिए। समझ में आया? यानी कि 4 और 6 सिर्फ कंफ्यूज करने को दिया है, उसको यूज नहीं करना है। 5000 ये नॉर्मल है, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल जो तुम लोग का एक्चुअल आउटपुट रहेगा उसके हिसाब से आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और एक्चुअल तो सब में दिया हुआ रहता ही है। ठीक है। तो नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी वाज 5000 डायरेक्ट लेबर आवर्स, एक्चुअल रिजल्ट्स डायरेक्ट लेबर आवर्स है 4800। इसका मतलब कि बाकी ईयर्स के कंपेयर में हमने ये बार कम काम किया। बाकी नॉर्मली 5000 आवर्स पे अपन काम करते हैं, ये बार हमने 4800 आवर्स ही काम किया। वेरिएबल ओवरहेड इंकर किया 900 रुपए का, आउटपुट बनाया 10,400 का, और फिक्स ओवरहेड 5,100 का हमने इंकर किया। ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है अपना 1 आवर में 2 यूनिट बनता है, तो हमने 4800 आवर्स में 10,400 यूनिट बनाया। तो 4800 आवर्स इंटू 2 किया तो 9600 यूनिट बनना चाहिए, लेकिन हमने बनाया 10,400, यानी कि काम कम किया लेकिन आउटपुट ज्यादा बनाया। एफिशिएंसी अपना बहुत अच्छा है। समझ में आया? ये क्यों बोल रहा हूं मैं, नीचे एफिशिएंसी वेरिएंस वगैरह फाइंड करने को बोला है। पता चला? Compute the fixed overhead, cost variance, volume variance, expenditure variance, variable overhead cost, efficiency, expenditure variance, efficiency, capacity and activity ratios। यानी कि पहले तीन ही फाइंड करना है, दोनों के, वेरिएबल और फिक्स के। और ये तीन जो रेशियोज है ये अपने को फाइंड करना है, यानी कि कैलेंडर, कैपेसिटी, एफिशिएंसी ये फाइंड नहीं करना है। ठीक है। कंट्रोल रेशियोज हमने सीखा था बीच में, एक दो हम सॉल्व किए थे कंट्रोल रेशियोज की। सीए बराबर। क्वेश्चन नंबर क्या है? 24।
ओके चलो पहले वेरिएबल ओवरहेड से स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल ओवरहेड वैरिएंस स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल और एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल रेट, एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड कॉस्ट। दोनों का एक्चुअल का नंबर ऑफ आवर्स दिया है, बताओ मुझे। 4800 था ना आई थिंक। 4800 एक्चुअल का ओवरहेड दिया है 900, डिवाइड करो, रेट निकालो। 900 डिवाइड बाय 4800 करना है, बड़े से छोटे को डिवाइड करने के चक्कर में उल्टा कर दो। 0.1875। ठीक है, अपने को हैबिट नहीं है, अपने को बड़े से छोटे को डिवाइड मीन्स बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, तो उल्टा है। ओके चलो अभी स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल कैसे मिलेगा। आउटपुट और आवर्स नॉर्मल के लिए 5000 आवर्स में 10,000 यूनिट बनाते हैं नॉर्मल में। ठीक है, तो अपना जो आउटपुट है वो 10,400 है, तो इसके लिए कितना आवर्स 5,200 आवर्स जाए। ओके अब देखो लास्ट सब में हमने वो डिस्कस किया था, वो ज्यादा इजी मुझे फील हुआ था। अभी तुम लोग बताओ क्या करना चाहिए। हाँ रेट वाला, तो हम लोग क्या करेंगे, तुम लोग को स्टैंडर्ड का वेरिएबल ओवरहेड दिया है 5000 के लिए। वेरिएबल ओवरहेड कितना है बताओ। आउटपुट और ओवरहेड 5000 के लिए 1000 है। ठीक है, तो 10,000 5000 के लिए नहीं, 10,000 के लिए 1000 है, या फिर आर्ट्स पे ले लो तो भी चलेगा, मल्टीप्लाई तो सेम ही होगा। तो 10,400 पे कितना। वन जीरो 1040। ठीक है, तो 1040 डिवाइड करके रेट निकालो 0.2। ठीक है, या तो अल्टरनेटिव तुम लोग क्रॉस चेक कर लो, तुम लोग को ओवरहेड दिया है 1000 और ये 500 आवर्स का है, 5000 आवर्स का है। ठीक है, ओवरहेड है 1000, ये 5000 आवर्स का है, यानी कि पहले तुम लोग रेट निकालो, रेट को मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकालो, या पहले अमाउंट निकालो क्रॉस मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके रेट निकालो। जो तुम लोग को इजी रहेगा, वो टाइप पे एग्जाम में क्लिक होगा, वो अप्लाई करो। लेकिन एक टेक्निक माइंड में रखो, ठीक है, गड़बड़ मत करना। गलती से भी 1000 रुपीज को तो यहाँ पे लिखना ही मत, अगर वो लिखा तो पूरा गलती हो जाएगा। समझा। ओके चलो अभी ये 3 वेरिएंसेस फाइंड करना है, वो निकाल लो तुम लोग खुद ही। चलो अभी फिक्स ओवरहेड वेरिएंस प्योर स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल और एक्चुअल। ओके एक्चुअल का डेटा पहले रख देते हैं, वो अपने को सब पता है। एक्चुअल का आउटपुट है 10,400, आवर्स यहाँ से ही 4,800 गिवन है, और ओवरहेड 5,100। प्योर स्टैंडर्ड में हम लोग यहाँ पे लेंगे नॉर्मल कैपेसिटी। ठीक है, तो नॉर्मल कैपेसिटी में आउटपुट 10,000 का है, आवर्स 5,000 है और ओवरहेड 5,000 है। सबसे पहले ये यहाँ पे लेके आओ 10,400, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा 5,200। ठीक है, तो ये ए बी सी, चलो वेरिएंसेस निकाल लो।
चलो अभी कंट्रोल रेशियोज फाइंड करने को बोला है। 3 रेशियो है, एफिशिएंसी, कैपेसिटी और एक्टिविटी। पहले तो ये है कि तुम लोग के रेशियोज का फॉर्मूलाज प्रॉपरली ध्यान में रखना है। 3 रेशियो है। पहला है कैपेसिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो और एफिशिएंसी रेशियो। ठीक है, लाइन से याद करने का, CAE, UAE कंट्री है उससे CAE। ठीक है, गड़बड़ नहीं करने का, ऑर्डर यही लेने का। अब रेशियो क्या है, तो ABB, प्योर बी, प्योर बी, A। ठीक है, ABB, प्योर बी, प्योर बी, A बोला तो एक्चुअल आवर्स। ठीक है, एक्चुअल आवर्स, यहाँ पे बजटेड आवर्स, प्योर बजटेड आवर्स, यहाँ पे बजटेड आवर्स, यहाँ पे बजटेड आवर्स, यहाँ पे प्योर बजटेड आवर्स। ठीक है, परसेंटेज के लिए इंटू 100। चलो अभी एक्चुअल आवर्स, यही टेबल में अपने पास सब डिटेल है। एक्चुअल आवर्स है 4800, प्योर बजटेड आवर्स 5000, 96%। यानी कि हम लोग अपना पूरा कैपेसिटी यूज नहीं कर रहे। ठीक है, जितना अवेलेबल कैपेसिटी उसका 96% ही अपन यूज किया। नॉर्मली 5000 यूज करते, ये बार 4800 यूज किया। बजटेड आवर्स 5200 और प्योर बजटेड आवर्स 5000, 104। यानी कि जो प्रोडक्शन किया हमने, वो प्रोडक्शन के लिए 5000 आवर्स में होना चाहिए था, और हमने 5200 आवर्स का प्रोडक्शन ये टाइम पे किया। यानी कि अपन 104% एक्टिविटी पे काम करें। जितना प्रोडक्शन अपन नॉर्मली करते उससे ये बार हमने ज्यादा किया। ठीक है, एफिशिएंसी रेशियो, बजटेड आवर्स 5200, एक्चुअल आवर्स 4800, 108.33। हम लोग जितना प्रोडक्शन किया उस पे जो आवर्स हमने यूज किया उसके सामने अपने को इतना आवर्स यूज करना चाहिए था। यानी कि हमने कितना परसेंट आवर्स यूज किया, मींस एफिशिएंसी लेवल क्या है, तो 108। एफिशिएंसी ज्यादा कभी आएगा जब भी हमने बजट के कंपेयर में कम आवर्स यूज किया रहेगा, और अगर बजट के कंपेयर में ज्यादा आवर्स यूज किया तो ये लेस देन 100 है। ठीक है, अब तुम लोग को इसका एक क्रॉस चेक तुम लोग को करना रहता है। फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम लोग को सेकंड आना चाहिए। तो कैपेसिटी रेशियो इंटू एफिशिएंसी रेशियो इक्वल टू एक्टिविटी रेशियो। तो एक्टिविटी रेशियो इक्वल टू 96 इंटू 108.33%। दोनों में से एक ही जगह पे परसेंटेज यूज करने का, दूसरा जगह पे ऐसे ही सिर्फ नंबर लेना है। तो 104% आना चाहिए। पता चला? तो ये तो लगा कंट्रोल रेशियोस। कंट्रोल रेशियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। वो लोग MCQ या कहीं ना कहीं वो लोग पूछते ही है। ठीक है, और कभी कभी तो लक काम करेगा ना, तो लोग स्टैंडर्ड का सम पूछते हैं, उस पर सिर्फ ये रेशियो फाइंड करने को बोलते हैं। 5 मार्क वगैरह का सम आता है, जैकपॉट है, इजीली आ जाता है आंसर।